हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का ऑल एग्जाम प्लेस के इस प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है लोकेश गुप्ता। आज हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर एक नए राजनीतिक विचारक के बारे में बात कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक है हमारे पास में यहाँ पर होप्स। तो होप्स के विचार आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। हम लोग बात करें यहाँ पर, तो आपको पता है कि ऑल एग्जाम प्लेसमेंट नेट सेट यूजीसी नेट या फिर जेआरएफ यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर इसकी क्लासेस शुरू हो चुकी है। कोर्स की प्राइस की बात कर दूं तो ये कोर्स अभी आपको मिलेगा 1999 मैंने 2000 रुपए में, और आपको जीएसटी अलग से पे करना पड़ेगा ना। तो जीएसटी अगर आप अलग से पे करेंगे तो ये कोर्स आप परचेस कर सकते हैं। में ये कोर्स आपको मिल जाएगा, ठीक, 2000 प्लस जीएसटी में। चलिए सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग होप्स का जीवन परिचय देखते हैं। होप्स को भाई का जुड़वा कहा जाता है। भाई का जुड़वा का मतलब क्या है? यहां पर ऐसा कहा जाता है कि होप्स का जो जन्म हुआ था वो 5 अप्रैल 1588 को एक जगह है इंग्लैंड में मलमेसबेरी, वहां पर हुआ था। और ऐसा कहा जाता था कि एक युद्ध हुआ था या स्पेनिश आर्मेडा के जो नौसैनिक आक्रमण थे, माने स्पेनिश सैनिक आक्रमण करने वाले थे, इसलिए उनकी मां ने उनको समय से पहले जन्म दिया। इसलिए कहा जाता है कि ये भाई का जुड़वा है। होप्स ने एक दो बार ये बात कही है कि मेरी माँ ने जुड़वा बच्चे को जन्म दिया, मुझे और भाई को, इसलिए इसको और भाई को मतलब जुड़वा कहा जाता है। होप्स को भाई का जुड़वा कहा जाता है। फिर हुआ ये कि इन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, आपने सुना होगा, उससे शिक्षा पूरी करने के बाद केवेंडिश परिवार जो है उसके ट्यूटर के रूप में गया। तो एक समृद्ध परिवार या वहां का जो राजवंश था वो केवेंडिश परिवार था, उसके यहाँ पर इन्होंने ट्यूटर का काम किया, मैंने उनके बच्चों को पढ़ाने का काम किया। इसके कारण वह उन्हें जो है यूरोप की यात्रा करने, गैलीलियो डेकार्दा जैसे जो वैज्ञानिक थे उससे मिलने का मौका भी मिला। इसके बाद हुआ ये कि ब्रिटेन में गृह युद्ध आया, माने ब्रिटेन में यहाँ पर जो है युद्ध होने लगा। 1642 से 1651 के बीच इंग्लैंड में राजा और संसद के बीच हिंसक युद्ध हुआ। आपने इंग्लैंड की गौरवमयी क्रांति पढ़ी होगी, तो वहां पर श्रेष्ठता का चल रहा है कि भाई संसद श्रेष्ठ है या राजा श्रेष्ठ है, इसको लेकर लड़ाई हो रही है, जिसको बोलेंगे गृह युद्ध। तो वहां पर इंग्लैंड में गृह युद्ध चल रहा है 1642 से 1651 के बीच। और 1649 में वहां का जो राजा था चार्ल्स प्रथम, उसका सर कलम कर दिया गया। इस भयानक रक्तपात और अराजकता ने होप्स को यह विश्वास दिलाया कि समाज में शांति बनाए रखने के लिए क्या होना चाहिए, एक शक्तिशाली असीमित केंद्रीय सत्ता का होना जरूरी है। तो मतलब जब वहां की जनता ने विद्रोह करके एक तरह से आप कह सकते हैं चार्ल्स प्रथम जो था उसका कत्लेआम कर दिया, तो ये बड़ा व्यथित हुआ। इसलिए कहते हैं कि अगर शक्ति लंबे समय तक बनाए रखनी है तो राजा का शक्तिशाली ताकतवर होना बहुत जरूरी है, ये इन्होंने कहा। फिर आगे कहानी देखिएगा। फिर इसका दार्शनिक परिचय देखें हम थोड़ा सा। तो दार्शनिक परिचय में इसकी पहले हम लोग बात करते हैं, इनको युग परिवर्तक स्थान के रूप में माना जाता है। माने थॉमस हॉब्स को आधुनिक राजनीतिक दर्शन और वैज्ञानिक भौतिकवाद का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। लाइन याद रखिएगा, आधुनिक राजनीतिक दर्शन और वैज्ञानिक भौतिकवाद, इसका वास्तविक संस्थापक कौन है? हॉब्स। इसके अलावा ये कट्टर मौलिक जो है संश्लेषणवादी भी माने जाते हैं। वे एक साथ चरम सत्तावादी और कट्टर व्यक्तिवादी है, माने वो व्यक्ति को इतना महत्व देते हैं कि व्यक्ति से ही सारी चीजें उत्पन्न हुई है। उन्होंने राजनीतिक सत्ता को आधार जो ईश्वरीय या देवी अधिकार नहीं बनाया, माने ईश्वर देवी अधिकार, इससे कोई राजा नहीं बनता, माने इंसानों ने मिलकर यहाँ सारी व्यवस्था सेटअप की है। तो वो कहते हैं कि व्यक्ति की सहमति और स्वार्थ से ही राज्य का निर्माण हुआ है। कि राज्य राजा ये सब कैसे बने, व्यक्ति ने यहाँ पर जो है समझौता करके यहाँ पर राज्य का निर्माण किया, ना कि इसको कोई देवी अधिकार या ईश्वरीय सत्ता ने बनाया है, ऐसा नहीं हुआ है। माने वो कट्टर व्यक्तिवादी व्यक्ति हैं जो व्यक्ति को महत्व देते हैं। फिर इनकी दार्शनिक पद्धति में बात करें तो ये वैज्ञानिक भौतिकवाद और नामवाद का सिद्धांत देते हैं। क्या है ये वैज्ञानिक भौतिकवाद? अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया भी था। तो ये कहते हैं कि ब्रह्मांड में आत्मा परमात्मा जैसी कोई चीज नहीं है, कोई अमूर्त चीज नहीं है, सब कुछ पदार्थ है। माने माने सारी दुनिया की जो चीजें बनी वो मैटर से बनी, पदार्थ से बनी है। तो ईश्वर परमात्मा ये सब कुछ भी नहीं होता, आत्मा कुछ भी नहीं होता, सब कुछ बना है पदार्थ से। भौतिक जो वस्तुएं उसी से सारी कुछ चीजें बनी है। पदार्थ हमेशा गति में रहता है, तो हर पदार्थ जो हमेशा गति की अवस्था में है, मनुष्य का मानस, उसकी भावनाएं, विचार भी मस्तिष्क के भीतर होने वाले सूक्ष्म भौतिक अणुओं की गति का परिणाम है। तो ये कहते हैं कि ये दुनिया जो बनी है ये बनी है भौतिक पदार्थों से, ठीक है। और ये भौतिक पदार्थ हमेशा गतिमय है, हमेशा गति करते रहते हैं। मनुष्य भी अगर देखे तो वो इसी का परिणाम है। फिर एक ये कहते हैं विभेदक संश्लेषणात्मक पद्धति, बताते हैं कि गैलीलियो से प्रभावित होकर इन्हें क्या किया,
राजनीति में इस पद्धति का प्रयोग किया। इसके तहत वे पहले राज्य को उसके घटक में तोड़ते हैं। तो पहले राज्य की स्टडी कैसे करते हैं, राज्य के घटक जो है जिससे राज्य मिलकर बनता है, जैसे मानव स्वभाव है ना, क्षेत्र, इन सब चीजों से मिलकर बनाते हैं वो। तो राज्य को उसके सबसे छोटे घटक पहले मानव स्वभाव में तोड़ते हैं, फिर मानव स्वभाव की जो तत्व है उसको जोड़कर सामाजिक समझौते के थ्रू ये राज्य का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो माने मनुष्य ने आपस में समझौता करके राज्य बनाया है, ऐसा ये बताते हैं। फिर एक इनका सिद्धांत है नामवाद, माने एक नामवादी विचारक है। इनका मानना था कि सद्गुण, सत्य, न्याय ऐसी कोई चीजें नहीं होती, ये सिर्फ नाम है जो हमने नाम दे दिया है। तो ये क्या हो रहा है कि ये न्याय, सत्य, सद्गुण जैसी कोई आध्यात्मिक अवधारणा नहीं होती, ये केवल क्या है, नाम है जो हमने अपनी पसंद और नापसंद के आधार पर दिए। जैसे सत्य है ना, अवधारणा जो हम बात कर रहे हैं सत्य की, वो क्या है, एक नाम दिया हमने। सत्य किसको कहते हैं, कोई ऐसा मतलब सार्वभौमिक आध्यात्मिक अवधारणा नहीं है जिसको आप हमेशा माने, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ हमने अपनी पसंद नापसंद के आधार पर किसी चीज को सत्य बोलने लगे, किसी को करुणा ऐसा बोलने लगे। संप्रभु माने जो सर्वशक्तिशाली है, वो जिसको जो नाम दे दे वही लोग उसका नाम से जानते हैं, बस इतना सा है। मानव स्वभाव का सिद्धांत और मनोवैज्ञानिक सुखवाद की बात करते हैं। ये कहते हैं मनुष्य पूरी तरह से अपनी इच्छाओं से संचालित होता है, माने मनुष्य जो भी काम कर रहा है वो अपनी इच्छाओं के अधीन होकर कर रहा है, बस सुख की ओर आकर्षित होता है और दर्द से क्या कर रहा है, दूर भाग रहा है। तो वो कहता है कि मनुष्य अपनी इच्छाओं के वशीभूत होकर काम करता है ना, उसको जो संचालित करने वाली, चलाने वाली शक्ति वो इसकी इच्छा है। हर व्यक्ति अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए काम करता है, जिस जिस चीज के लिए इच्छाएं जागृत होगी व्यक्ति उसकी पूर्ति के लिए काम करता है। शक्ति की अंतहीन भूख हमेशा है, माने मनुष्य चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा सुख भोगे, वो सुख की इच्छाएं रख रहा है। अब इस सुख की इच्छाओं में क्या हो रहा है, वो चाहता है कि उसको हमेशा सुख मिले, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा शक्तियां प्राप्त करना चाहता है। क्योंकि मनुष्य हमेशा सुख को सुरक्षित रखना चाहता है, इसलिए वो क्या चाह रहा है, अधिक से अधिक शक्ति प्राप्त करने की होड़ में लगा है। और यहां पर उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, मैं सभी मनुष्यों की एक सामान्य प्रवृत्ति के रूप में शक्ति के बाद और अधिक शक्ति प्राप्त करने की एक शाश्वत और बेचैन इच्छा को रखता हूं, जो केवल मृत्यु के बाद ही समाप्त होती है। तो यहाँ व्यक्ति कहता है कि हर व्यक्ति की सुख की इच्छा है, हर व्यक्ति जो है सुख पाने की होड़ में लगा हुआ है। और सुख लंबे समय तक कब बना रहेगा, जब आपके पास शक्ति होगी, इसलिए हर व्यक्ति लगा हुआ है शक्ति प्राप्त करने में। ठीक, फिर ये कहते हैं कि संघर्ष के 3 कारण है। तो ये कहते हैं मानव स्वभाव में 3 बुनियादी कमियां हैं जिससे टकराव होता है, लड़ाई होती है। क्या कमियां हैं, मनुष्य के अंदर एक तो प्रतिस्पर्धा का गुण होता है, कंपटीशन की भावना हमेशा होती है। तो मनुष्य क्या कर रहा है, भौतिक लाभ और संसाधनों को छीनने के लिए दूसरों से कॉम्पिटिशन कर रहा है। फिर एक उसके अंदर एक गुण है अविश्वास, अपनी सुरक्षा के लिए वो हमेशा मतलब एक तरह से क्या कर सकते हैं, दूसरों पे अविश्वास की भावना रख रहा है। और एक उसके अंदर हमारे समाज में हमेशा प्रतिष्ठा, नाम कमाने की इच्छा है, इसीलिए संघर्ष होता है। तो संघर्ष के 3 कारण है, पहला क्या, व्यक्ति के अंदर प्रतिस्पर्धा की भावना है, दूसरा अविश्वास है और तीसरा गौरव। इन तीनों इच्छाओं के कारण क्या कर रहा है, वो दूसरे लोगों से जो है संघर्ष करता है। प्राकृतिक अवस्था की विस्तृत संरचना की बात करें तो यहां पर वो बताता है कि अराजक और पूर्व सामाजिक काल कैसा था। तो ये प्राकृतिक अवस्था कैसा था, तो ये कहते हैं प्राकृतिक अवस्था ऐसी अवस्था थी जब कोई राज्य नाम की सत्ता नहीं थी, माना राज्य नाम था ही नहीं, राज्य कोई था ही नहीं। मनुष्य जो है मनुष्य से लड़ाई लड़ता था, एक व्यक्ति दूसरे से लड़ रहा है, तो मनुष्य के बीच जो है प्रत्येक व्यक्ति के विरुद्ध जो है युद्ध की स्थिति थी। न्याय संपत्ति नहीं होती थी, तो उस समय न्याय और संपत्ति नाम की कोई चीज नहीं होती थी, है ना। जहां कोई राजनीतिक शक्ति नहीं होगी वहां कानून भी नहीं होगा, जहां कानून नहीं होगा वहां न्याय अन्याय जैसी कोई चीज नहीं होती। तो यहाँ संपत्ति जो थी वो स्थायी नहीं थी, कोई भी चीज तब तक ही आपकी थी जब तक आपके पास लाठी के बल पर बचाने की शक्ति थी। तो ये कहते थे कि राज्य नाम की कोई शक्ति नहीं थी, इसलिए व्यक्ति आपस में लड़ते रहते थे। और संपत्ति तब तक आपके पास रहती है जब तक आपके पास ताकत है, जब तक व्यक्ति के पास ताकत रहती है तब तक ही संपत्ति रहती है। जैसे ताकत गई संपत्ति छीन लेगी। स्थायी संपत्ति नहीं थी, जैसे कानून रहता है तो कानून के थ्रू आपको लीगलाइज कर दिया गया कि ये संपत्ति आपकी है, कानूनन उसको वैध घोषित कर देंगे तो दिक्कत नहीं। पर जब राज्य ही नहीं है तो ना तो कोई कानून न्याय नाम की कोई चीज ही नहीं रहेगी। ऐसे में यहां पर आपके पास ताकत के दम पर ही सत्ता मिलेगी, माने संपत्ति तब तक मिलेगी जब तक आपके पास ताकत है। जैसे आपकी ताकत गई आपकी संपत्ति कोई दूसरा अधिकार कर लेगा। फिर समानता का अभिशाप का सिद्धांत देते हैं, वो कहते हैं, हॉब्स कहते हैं कि प्रकृति ने सभी मनुष्य को शारीरिक मानसिक रूप से तो समान बनाया है, ये समानता ही संघर्ष को जन्म देती है। क्योंकि एक कमजोर व्यक्ति भी चालबाजी या दूसरों के साथ मिलकर सबसे मजबूत व्यक्ति को जान से मारना चाहता है। तो ये कहते हैं कि
प्रकृति ने, ईश्वर ने, मतलब ईश्वर तो चलो ये मानते नहीं है, पर प्रकृति ने तो सभी मनुष्यों को समान बनाया, चाहे शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से। अब दिक्कत ये है कि व्यक्ति क्या कर रहा है, जो कमजोर व्यक्ति वो चालबाजी कर रहा है, दूसरों के साथ मिलकर सबसे मजबूत व्यक्ति को भी जान से मारना चाहता है, इसी वजह से संघर्ष आ रहा है। इन्होंने एक प्रसिद्ध परिभाषा दी है, इस अवस्था में मनुष्य का जीवन एकाकी है, दरिद्र है, घिनौना है, पाशविक है, क्षणिक है। ठीक है, तो क्या कहा उन्होंने, ध्यान से सुन लीजिएगा। माने जो नेचुरल स्टेज है उसमें मनुष्य का जीवन कैसा है, सोलेटरी, माने आप कह सकते हैं एकाकी, पुअर गरीब, नेस्टी, ब्रिटिश और देन शॉर्ट, ये उन्होंने बताया। फिर यहाँ पर जब इस व्यवस्था से तंग आ गए लोग कि भाई दिक्कत ये होने लगी कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से हमेशा लड़ा हुआ है, जो ताकतवर व्यक्ति वही ताकत के दम पर शासन कर रहा है, ऐसे में लोग तब परेशान हो गए। तो लोग यहाँ पर फिर सामाजिक समझौता करेंगे, आगे हम लोग उसको पढ़ेंगे। फिर ये कहते हैं कि ये मनुष्य की आशास्मित स्वतंत्रता को दिखाता है। इसका मतलब है कि अपनी जान बचाने के लिए मनुष्य कुछ भी करने के लिए आजाद है, यहाँ तक कि दूसरों के लिए दूसरों की जान लेने और उसके शरीर पर अधिकार करने के। तो प्रकृति ने हर व्यक्ति को अधिकार दिया है कि वो कुछ भी कर सकता है, नेचुरल राइट्स जिसको आप बोलते हैं। तो ये मनुष्य की असीमित स्वतंत्रता है, प्रकृति आपको अनलिमिटेड फ्रीडम दे रही है, आप कुछ भी करने के लिए आजाद है, चाहे जो कर सकते हैं, ये प्राकृतिक अधिकार है आपको। और ये प्रकृति का कानून भी है। प्रकृति का कानून क्या है, तो ये कहते हैं ये तर्क शक्ति द्वारा खोजी गई एक बाध्यता या कर्तव्य है, ये मनुष्य को ऐसा कोई भी काम करने से रोकती है जो उसके जीवन के लिए क्या हो, विनाशकारी हो। तो हमें मतलब अनलिमिटेड पावर तो दी है, अनलिमिटेड राइट्स दे दी है नेचर ने, पर साथ में हमें क्या दी है, एक लॉजिकल पावर भी दी है, जो हमें ये बाध्यता देती है कि हम कोई ऐसा गलत काम ना करें। अब यहाँ पर अंतर देखिएगा, मुख्य दार्शनिक अंतर, अधिकार का मतलब है कुछ करने या ना करने की पूर्ण स्वतंत्रता, और कानून का मतलब क्या है, किसी एक कार्य को करने की जो कानूनी बाध्यता है उसको हम कहते हैं कानून, और अधिकार का मतलब जो करना हो आपको वो करने की स्वतंत्रता मिल जाए, तो ये अधिकार है। फिर यहाँ पर सामाजिक समझौता होता है। सामाजिक समझौता क्यों हो रहा है, क्योंकि प्राकृतिक अवस्था में हर व्यक्ति जो है आपस में लड़ रहे हैं, ताकत के दम पर ताकतवर लोग शासन, ऐसे में लोग जो है इस व्यवस्था से दुखी होकर आपस में कमजोर वर्ग समझौता करेगा। तो समझौते का कारण यह है कि मृत्यु का भयानक डर, लोगों को डर है कि भाई ताकतवर व्यक्ति हमें मार ना दे। आत्मरक्षा की भावना से लोग जो है मनुष्य को समझौता करने पर मजबूर करती है। तो एक तो लोगों के अंदर डर है, डर किस बात का है, एक तो मृत्यु का डर है और एक सेल्फ डिफेंस, है ना, इस वजह से लोग क्या कर रहे हैं, समझौता कर रहे हैं। फिर यहाँ पर जो है ये लोक की तरह, जॉन लॉक आपने सुना होगा, उसकी तरह ये दो समझौते की बात नहीं करते, कहते केवल एक समझौता होता है, और एक ही समझौते से दो चीजें बनती। लोग पहले समझौता कर लेते हैं यहाँ पर, उससे ही समाज और राज्य बनाते। तो लोगों ने आपस में समझौता किया, यहाँ पर राज्य नाम की संस्था बनाई और किसी एक व्यक्ति को जो है राजा बनने का अधिकार दिया। अब समझौते के बारे में कहते हैं कि ये समझौता जनता आपस में करती है, शासक इस समझौते का हिस्सा नहीं है, तो राजा इस समझौता का हिस्सा नहीं है। इसलिए जो संप्रभु है, संप्रभु मतलब ऐसा व्यक्ति जो सुप्रीम हो, जिसके पास सारी शक्ति है, उसको संप्रभु कहेंगे। उस पर समझौते की कोई भी शर्त या वादा लागू नहीं होता, वह पूरी तरह से निरंकुश, उसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं। तो कहते हैं कि जनता जो है वो यहाँ पर समझौता करके क्या कर लेगी, राज्य बना लेगी, समाज बना लेगी, पर जो उसको चलाने वाला व्यक्ति जो रहेगा, शासक जो रहेगा, जिसको हम संप्रभु बोल रहे हैं, वो इस समझौते से बाहर है, उसके ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं। फिर यहाँ पर जो है वो कहते हैं, उन्होंने एक शब्द भी मतलब एक स्टेटमेंट भी बताया है, मैं इस व्यक्ति या व्यक्तियों की सभा को अपने ऊपर शासन करने का अधिकार सौंपता हूं, बशर्ते कि तुम भी अपना अधिकार इसे सौंप दो। तो यहाँ पर समझौते की भाषा क्या है, यहाँ पर एक व्यक्ति कहता है कि मैं इस व्यक्ति माने वो जो सुप्रीम है उसको या उसकी सभा को अपने ऊपर शासन करने का अधिकार देता हूं, बशर्ते आप लोग भी ऐसा करो। अब ये समझौते को हमने एक डायग्राम से समझाया, इसको ध्यान से सुनिएगा, क्या है वो समझिएगा। प्राकृतिक अवस्था अराजकता की अवस्था थी, आपस में लोग जो लड़ रहे थे शक्तियों के लिए। अब इसके लिए लोग जो इस वजह से थोड़ा सा समझौतों के लिए यहाँ पर डर पैदा हुआ। मैंने समझौते का कारण था कि इस डर था एक कि कोई दूसरा हमें मार देगा, इस भय और विवेक का कारण हिंसा का निरंतर भय और आत्म संरक्षण के लिए यहाँ पर समझौते की बात की गई। फिर लोगों ने समझौता किया आपसी सहमति से, और यहाँ पर अपने अधिकारों को त्यागा, और एक राजा था, एक शासक जो था, संप्रभु जो था, उसको शक्ति दी। ठीक, उसको नाम दिया इसने, वो जो संप्रभु था उसको नाम दिया लेवियाथन। तो इन्होंने लेवियाथन नाम का एक शासक या एक तरह से संप्रभु राज्य बना लिया।
को जिम्मेदारी दी सुरक्षा, शांति, कानून व्यवस्था, ठीक है। और लेवियाथन का मतलब है संप्रभु राज्य, जिसके पास सारी पावर है। वो इस समझौते का हिस्सा नहीं माना जाएगा, इस समझौते से बंधा हुआ नहीं, वो सुप्रीम हो, चाहे जो कर सकता है, ठीक है। ये इन्होंने समझौते के माध्यम से बताया। फिर कानूनी संप्रभुता की विशेषताएं और इनकी जीन बोंदा जो थे उससे तुलना देखेंगे हम लोग यहाँ पर। तो ये कहते हैं कि संप्रभु की शक्ति पर कोई भी संवैधानिक, नैतिक, धार्मिक सीमा नहीं होगी। तो वो जो संप्रभु है वो असीमित है, वो निरंकुश है, उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। दूसरा, वो अविभाज्य और अदेय है। इसका मतलब क्या होगा, संप्रभुता को बांटा नहीं जा सकता, शक्तियों का पृथक्करण राज्य को जो है गृह युद्ध की ओर धकेलता है। तो ये कहते हैं संप्रभुता को बांटा नहीं जा सकता, वो अविभाज्य है और वो अपनी शक्तियां किसी को नहीं देगा। तो वो शक्तियां किसी को प्रदान भी नहीं करेगा और दूसरा सारी शक्तियां अपने में रखेगा, और वो अविभाज्य, उसको बांटा भी नहीं जा सकता। फिर कानूनी सकारात्मकवाद की बात कहते हैं कि उसका आदेश ही कानून है। वो जो संप्रभु लेवियाथन जो बनेगा, माने वही जो बोल देगा वही कानून है, उसका बोलना ही कानून है। फिर इन्होंने जीन बोंदा के सिद्धांत को पूरी तरह नकार दिया। फ्रांस के एक विचारक है जीन बोंदा, उन्होंने संप्रभुता का सिद्धांत तो दिया, लेकिन उसके ऊपर ईश्वर के नियम, प्राकृतिक कानून, राष्ट्र के कानून की सीमाएं लगा दी। माने जीन बोंदा ने भी यहाँ पर क्या कहा है, उन्होंने भी कहा कि संप्रभु जो है व्यक्ति रहेगा या संप्रभु शक्ति रहेगी, और उसके ऊपर भी कंट्रोल रहेगा, किसका, ईश्वर का, प्रकृति का, राष्ट्र का। और ये कहते हैं कि नहीं, उसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है, वो सुप्रीम है, वो चाहे जो कर सकता है। होब्स ने बोंदा की इन सभी सीमाओं को उखाड़ फेंका और संप्रभुता को पूर्णतः निरंकुश और कानूनी रूप से स्वतंत्र बनाकर आधुनिक संप्रभुता के सिद्धांत को क्या किया, उन्होंने पूरा किया। क्लियर, आगे बढ़े। फिर यहां पर उन्होंने संप्रभुता के कुछ प्रकार बताए कि ये जो व्यक्ति जो था, जिसको आप लेवियाथन कह रहे हैं, इसको हमने संप्रभु तो माना है, पर संप्रभुता के भी कुछ प्रकार माने उन्होंने कहा, होब्स स्वीकार करते हैं कि सामाजिक समझौते द्वारा 3 प्रकार के शासन स्थापित किए जा सकते हैं। कौन से 3 प्रकार के, या तो हम राजतंत्र का मतलब है जब सारी शक्तियां एक ही व्यक्ति में नहीं होती, संप्रभुता एक ही व्यक्ति में, जैसे होता था राजतंत्र में राजा महाराजा ही शासन करता था, तो कोई राजा बना लो, वही सब कुछ शक्तियां रखेगा, वही कार्यपालिका, वही विधायिका, वही न्यायपालिका, तो ये राजतंत्र। फिर एक होता है कुलीन तंत्र, कुछ लोगों के हाथ में शक्तियां दे दो, तो ये कुलीन तंत्र है। भाई आप कुछ जो उच्च वर्ग के लोग हैं उनको कुछ शक्तियां दे देते हैं, वही राज करेंगे, तो ये क्या है, कुलीन तंत्र। एक होगा लोकतंत्र, जब संप्रभुता सभी नागरिकों के पास हो, तो ये क्या कहलाता है, लोकतंत्र। फिर सिद्धांत की सार्वभौमिकता, ये सिद्धांत क्या सार्वभौमिक रूप से लागू है, तो वो कहते हैं, होब्स का तर्क ये कि संप्रभुता चाहे राजतंत्र में हो, लोकतंत्र में है, वह हमेशा असीमित और अविभाज्य होनी चाहिए। एक पूर्णता निरंकुश लोकतंत्र भी होब्स के सिद्धांत पर खरा उतरता है। तो वो कहते हैं कि चाहे किसी भी प्रकार के राज्य हो, राजतंत्र हो, कुलीन तंत्र हो, लोकतंत्र हो, अगर संप्रभुता देनी है तो संप्रभुता हमेशा कैसी होनी चाहिए, असीमित और अविभाज्य। माने जो भी शासक यहाँ बनेगा, चाहे वो लोकतंत्र में हो या वो उस जो है असीमित शक्तियां होगी, अविभाज्य हो। परंतु ये इन तीनों सिद्धांतों में या तीनों व्यवस्थाओं में, तीनों शासन की व्यवस्थाओं में सबसे बेस्ट मानते हैं राजतंत्र। राजतंत्र सबसे बेस्ट होता है, एक व्यक्ति रहता है, वही शासन करता है, उसके पास सारी शक्तियां होती है। उनका तर्क है कि राजतंत्र में निजी हित और सार्वजनिक हित एक हो जाते हैं, जबकि लोकतंत्र में गुटबाजी ज्यादा होती है और व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण लोग मतलब जो है राजनीति में आते हैं, इसलिए गृह युद्ध का खतरा बना रहता है। फिर इन्होंने संपत्ति का सिद्धांत दिया और साथ में यहाँ पर जो है एक कॉर्पोरेट सिद्धांत भी दिया, सिस्टम थ्योरी जिसको आप बोलते हैं। संपत्ति का सिद्धांत क्या है उसको समझिएगा। ये कहते हैं जॉन लॉक के विपरीत, जॉन लॉक जो है संपत्ति को एक प्राकृतिक अधिकार मानते हैं। ये कहते हैं कि संपत्ति हर व्यक्ति का निजी अधिकार है, उसको रखना ही चाहिए, लोक का कहना था ये ना। तो लोग संपत्ति के अधिकार को एक प्राकृतिक अधिकार मानते हैं, उनका कहना है कि संपत्ति हर व्यक्ति का निजी अधिकार है और होना ही चाहिए। होब्स का कहना है कि नहीं, संपत्ति जो है वो क्या है, राज्य या संप्रभु की देन है, तो राज्य ने दिया है संपत्ति, वो आपकी निजी अधिकार नहीं है। प्राकृतिक अवस्था में आपके पास कोई निजी संपत्ति नहीं थी। नागरिकों को संपत्ति रखने का वैधानिक अधिकार किससे मिलता है, केवल लेवियाथन माने राज्य के या वो जो शासक था के कानून के। तो आपके पास संपत्ति नहीं थी, है ना, संपत्ति आपको दी है राज्य ने या फिर संप्रभु ने। संप्रभु जब चाहे आपसे संपत्ति भी छीन सकता, तो संप्रभु जब चाहे, सरकार मतलब या संप्रभु जिसको आप बोल रहे हैं, वो सार्वजनिक भलाई के लिए किसी भी नागरिक की संपत्ति को जब्त कर सकता है या टैक्स के दायरे में ला सकता है। फिर यहां पर उन्होंने एक थ्योरी और दी है, कॉर्पोरेट और सिस्टम थ्योरी। क्या है ये, होब्स राज्य को एक कृत्रिम मानव या एक विशाल जैविक मशीन के रूप में देखते हैं।
तो यहाँ पर राज्य को एक कृत्रिम मानव या एक विशाल जैविक मशीन के रूप में देखते हैं और इसी को नाम दिया लेवियाथन, है ना, यही लेवियाथन है। लेवियाथन पुस्तक के फ्रंटिस्पिस में राज्य के विभिन्न अंगों को मानव शरीर की तरह दिखाया गया। संप्रभु राज्य का जो है सर, मतलब संप्रभु जो है वो व्यक्ति जो शासक रहेगा वो क्या है, राज्य का सिर है। मजिस्ट्रेट और अधिकारी राज्य के जोड़ माने जॉइंट्स और लिम्स है। और धन और संपत्ति राज्य का ब्लड है जो उसको संचालित करता है। और सामाजिक समझौता इस कृत्रिम शरीर में क्या करता है, प्राण फूंकने का काम करता है। ठीक, ये इन्होंने कहा। इसके बाद आगे कहानी समझिएगा। ये कहते हैं स्वतंत्रता की अनूठी अवधारणा कानून का मौन, मतलब क्या, ये कहते हैं भौतिक अवरोधों की अनुपस्थिति। होब्स के लिए स्वतंत्रता एक नकारात्मक अवधारणा है, माने जब किसी व्यक्ति के जीवन में मतलब कुछ भी करने की आजादी दे, कोई बाधक ना रहे, तो यही स्वतंत्रता है। तो यदि कोई बाहरी भौतिक बाधा नहीं है, माने आपको जो काम करना है करने की आजादी मिले, कोई आपको रोके नहीं, तो ये है स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता का मतलब है बाधाओं की समाप्ति, कोई बाहरी भौतिक बाधा नहीं होनी चाहिए। भय और स्वतंत्रता का मेल। तो होब्स का प्रसिद्ध विचार है कि भय और स्वतंत्रता आपस में जुड़े हुए हैं। यदि आप कानून के डर से चोरी नहीं करते, तब भी आप अपनी इच्छा से काम करने के लिए स्वतंत्र हैं। तो ये कहते हैं कि भय और स्वतंत्रता आपस में जुड़े हुए हैं। यदि आप कानून के डर से चोरी नहीं करेंगे, तब भी आप अपनी इच्छा से काम करने के लिए स्वतंत्र हैं। कानून का मौन होना ही स्वतंत्रता है। तो ये स्वतंत्रता का मतलब क्या मानते हैं, अगर कानून नहीं लागू होते हैं तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, स्वतंत्रता। तो कानून का मौन होना ही क्या है, स्वतंत्रता। ठीक है, कानून का मौन होना ही स्वतंत्रता है। जैसे अपना व्यापार चुनना, अपना भोजन तय करना, या बच्चों को शिक्षित करने का तरीका चुनना, जो करना है करने की आजादी मिलना ही स्वतंत्र। तो जहां कोई कानून ना हो, हर व्यक्ति को काम करने की आजादी मिल जाए, वही स्वतंत्रता है। फिर यहाँ पर धर्म, चर्च और नास्तिकता का विवाद क्या है उसको समझते हैं। एक शब्द है इरास्टिनिज्म, इसका मतलब क्या है। हॉब्स इस बात के कट्टर समर्थक थे कि धार्मिक सत्ता और चर्च पूरी तरह से राज्य के नियंत्रण में होना चाहिए। तो हॉब्स ये कहते हैं कि मतलब जो धर्म है या चर्च है वो पूरी तरह से किसके नियंत्रण में होना चाहिए, राज्य के। राज्य के भीतर कोई भी धार्मिक गुरु राजा को आदेश नहीं दे सकता। आपने दो तलवारों का सिद्धांत भी पढ़ा होगा। दो तलवारों का सिद्धांत ये कहता है कि कौन सर्वश्रेष्ठ है, राजा श्रेष्ठ है या धार्मिक गुरु या चर्च, धर्म श्रेष्ठ है या राजा श्रेष्ठ है, की हम बात करें तो यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, यहाँ पर इस सिद्धांत में इन्होंने कहा है कि यहाँ पर जो है धर्म को और चर्च को पूरी तरह से जो है राज्य के नियंत्रण में रहना चाहिए। राज्य के आदेश का पालन सबको करना चाहिए। राज्य के भीतर कोई भी धर्म गुरु राजा को आदेश नहीं दे सकता, है ना। माने एक तरह से आप कह सकते हैं धर्मनिरपेक्षता वाली कहानी है। राज्य को ही सर्वश्रेष्ठ माना है, राजा सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए, ये इन्होंने कहा। अब यहाँ पर दोनों शक्तियों का मौलिक क्या है। अपने लेवियथन के प्रसिद्ध चित्र में राजा के एक हाथ में आपने देखा होगा संसारिक शक्ति माने तलवार है, और दूसरे हाथ में उनमें धार्मिक सत्ता का प्रतीक जो है वो कहलाता है ग्रोजियर राजदंड है। तो ये राजा जो है या जो संप्रभु जिसको लेवियाथन कह रहे हैं, वो धार्मिक मामलों पे भी कंट्रोल करेगा और सांसारिक वस्तुओं या सांसारिक शक्ति जो उस पर भी कंट्रोल करेगा। तो राज्य व्यवस्था भी वो संभालेगा, साथ में यहाँ पर धार्मिक व्यवस्था जो है वो भी वही संभालेगा। धार्मिक गुरुओं का यहाँ स्थान नहीं है। ठीक है, इसके बाद क्या कहते हैं वो, लेवियाथन के चौथे भाग में हॉब्स ने यहाँ पर हॉब्स ने कैथोलिक चर्च की आलोचना की। तो यहाँ पर वो चर्च की आलोचना करते हैं। उन्होंने कहा है कि अंधविश्वास और धार्मिक डर फैलाने वाले पादरियों को अंधकार के साम्राज्य का दूत कहा जो राजा के खिलाफ प्रजा को भड़काते। तो वो पूरी तरह से कहते हैं कि चर्च व्यवस्था जो है ये उसकी आलोचना कर रहे हैं, और ये चर्च वगैरह जो है ये धार्मिक डर फैलाकर राजा के खिलाफ लोगों को भड़का रहे हैं, ये उन्होंने कहा। ठीक, अब देखिए यहाँ आगे कहानी समझिए। ये जो शासक है, परम संप्रभु शासक है, इसको नाम देते हैं लेवियाथन, है ना। तो हॉब्स ने जो संप्रभु शासक है जो किसी के नियंत्रण में नहीं है, वो चाहे जो कर सकता है, निरंकुश है, संप्रभु है, उसको नाम क्या दिया, लेवियाथन। अब वो धार्मिक प्रमुख भी है और साथ में कौन सा प्रमुख है, राजनीतिक प्रभु भी है, माने सभी शक्तियों पर वो नियंत्रण रखता है। राजनीतिक प्रमुख के रूप में देखें तो वो राज्य का सर्वोच्च शासक है, माने प्रमुख राजा है। शक्ति और कानून उसी के नियंत्रण में है। विश्वास का जो है वो मतलब उसके माध्यम से सारी चीजें नियंत्रित करना है। और राजा, इसके हाथ में देखिएगा आप, एक हाथ में तलवार है जो शक्ति का प्रतीक है, दूसरे हाथ में क्या है, राजदंड जो धर्म का प्रतीक है। तो वो धार्मिक प्रमुख है, चर्च का सर्वोच्च पादरी भी है, धर्म का नियंत्रण भी करता है।
वो विश्वास का नियंत्रण है, सामूहिक पूजा का रूप है, धार्मिक विधान का निर्णय है। तो वो मतलब एक सिंपल से शब्दों में ये है कि वो धार्मिक मामलों में भी श्रेष्ठ है और राज्य से संबंधित निर्णयों में भी श्रेष्ठ है। राज्य संबंधी निर्णय भी वही लेगा और धार्मिक मामलों में भी निर्णय वही लेगा। ठीक। अब होब्स की सारी पुस्तकों का एक क्रम में आपको बताता हूं, आप एक बार इसको देख लीजिएगा कि इस पर प्रश्न बहुत बार आया है ना। जैसे 1629 में उनकी एक पुस्तक आई थी, इसका नाम था ट्रांसलेशन ऑफ थुसिडीज नाम से एक पुस्तक आई थी और ये इंग्लिश में आई थी। और इसमें क्या बताया था, तो उन्होंने टाइट्स की पुस्तक का अनुवाद किया था, ग्रीक इतिहास का इसका अनुवाद किया था। इसका उद्देश्य लोकतंत्र की कमी और खतरों को दिखाना था। तो ये पहली पुस्तक। दूसरी 1640 में आई थी, द एलिमेंट ऑफ लॉ नेचुरल एंड पॉलिटिक, ये इंग्लिश में है और होब्स की पहली व्यवस्थित राजनीतिक पुस्तक है जिसके दो हिस्से हैं, ह्यूमन नेचर और देन डी कॉर्पोरेट पॉलिटिकल। फिर 1642 में आई थी डीसी वे, ये ऑन द सिटीजन, लेटिन भाषा में लिखी हुई है। उनकी प्रसिद्ध दार्शनिक त्रय, ये ट्रायोलॉजी का तीसरा हिस्सा है जो नागरिक कर्तव्यों पर फोकस्ड है। फिर 1651 में आई है लेवियाथन, सबसे इंपॉर्टेंट पुस्तक है लेवियाथन, जिसके बारे में बहुत बार पूछा गया है। 1651 में आई, इंग्लिश भाषा में है, होब्स का महान ग्रंथ है। इसमें उन्होंने मानव स्वभाव, सामाजिक संप्रभुता और कानूनी संप्रभुता का संपूर्ण निचोड़ बताया। फिर एक आता है डी कॉर्पोरे ऑन द बॉडी, 1655 में, ये लैटिन भाषा में है। उनकी त्रयी का प्रथम भाग है, इसमें भौतिक विज्ञान, पदार्थ और गति के नियमों की व्याख्या की। ठीक है, अगली पुस्तक देखिए उनकी 1658 में आई है डी होमाइन ऑन मेन, ये लैटिन भाषा में उसकी त्रयी का दूसरा भाग है ये। इसमें मानव शरीर रचना, दृष्टि विज्ञान और मनोविज्ञान का गहरा अध्ययन किया गया। लास्ट है 1681 में बेहेमोथ द लॉन्ग पार्लियामेंट, इंग्लिश भाषा में, होब्स की मृत्यु के बाद पब्लिश हुआ था। ये याद रखिएगा कि ऐसा कौन सा पुस्तक जो होब्स की मृत्यु के बाद पब्लिश हुई, तो बेहेमोथ। इसमें उन्होंने इंग्लैंड के गृह युद्ध के कारणों का विश्लेषण किया। होब्स के कुछ स्टेटमेंट, मैं पूरा पीपीटी में आपको ये भी दे रहा हूं कि मेन थॉट्स तो हम लोग देख ही रहे हैं, लास्ट में कंक्लूड में हम लोग स्टेटमेंट या फिर आपकी बुक लिस्ट क्रम वाइज, वो भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, वो इसीलिए दिया जा रहा था कि आपको बाद में दिक्कत ना। तो क्या है होब्स के सर्वश्रेष्ठ कथन में, अगर आप देखें, तलवार के बिना समझौता केवल शब्द मात्र है, मतलब तलवार के माध्यम से ही समझौता हो सकता है, डर दिखाकर ही जो है समझौता किया जा सकता है, और समझौता केवल शब्द मात्र है, उनमें मनुष्य की सुरक्षा करने की कोई शक्ति नहीं होती। कानून क्या है, संप्रभु का आदेश है, सत्ता ही कानून बनाती है, सत्य नहीं। और क्या स्टेटमेंट, प्रत्येक प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का जीवन एकाकी, दरिद्र, घिनौना, पाश्विक और क्षणिक था। स्वतंत्रता कानून के मौन रहने में निहित है। युद्ध में बल और छल ही दो मुख्य गुण होते हैं। और लास्ट, ज्ञान ही शक्ति है। और इसी कथन को आगे बढ़ाया फ्रांसिस बेकन ने। ठीक है, तो ये प्रमुख स्टेटमेंट है जो आपको ध्यान रखना है ना। ध्यान ये रखना है पूरा, जब आप पढ़ेंगे तो आपको पूरा, एक तो आपको पढ़ने का क्रम कैसे करना है मैं आपको बता भी देता हूं। सबसे पहले आपको सारे विचार जो है इनके, वो आपको अच्छे से पढ़ना है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। कॉन्सेप्ट के बाद आपको बुक्स की लिस्ट आपको पढ़नी है। बुक्स की लिस्ट जो पढ़ेंगे वो क्रोनोलॉजिकली होगी, मैंने पूरा आपको एक सिस्टमेटिक तरीके से, पहले कौन सा वो सब क्रोनोलॉजिकल है ना, वो पूरा पढ़ना है आपको क्रोनोलॉजी मॉडल में। उसके बाद आप इनके फेमस स्टेटमेंट, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। तो पहले इनके विचार, फिर आप बुक लिस्ट और फिर देन कथन, और इसके बाद कुछ ऑब्जेक्टिव्स आप लगाइएगा ना, कुछ वैकल्पिक प्रश्न आप लगा लीजिएगा, तो आपको पूरा एक टॉपिक ऐसा हो जाता है कि फिर रट जाता है। तो पढ़ने का तरीका यही रहेगा कि पहले विचार, फिर इनकी बुक लिस्ट, फिर देन स्टेटमेंट जो फेमस है, और फिर वैकल्पिक प्रश्न, ये लगा लेंगे तो ये टॉपिक आपको पूरा रट जाएगा। फिर आपके पास इसके कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और इनकी फिर आलोचना भी ली गई है, प्रमुख विचारकों द्वारा इस पर की गई आलोचना। तो जॉन लॉक ने इसकी आलोचना की है, क्या कहा, होब्स के संप्रभु पर तीखा कटाक्ष करते हुए लिखते हैं कि लोग इतने मूर्ख हैं कि वे जंगली बिल्लियों, लोमड़ियों से बचने के लिए सामाजिक समझौता करे, लेकिन इस बात से खुश है कि उन्हें एक शेर द्वारा खा लिया जाए। तो वो होब्स की आलोचना करते कहते हैं कि लोग इस बात से खुश हैं, मतलब लोग इतने मूर्ख नहीं है कि वो जंगली बिल्लियों, लोमड़ियों से बचने के लिए एक समझौता करें, लेकिन इस बात से खुश रहे कि उन्हें एक शेर द्वारा खा लिया जाए। फिर सीबी मैकफरसन भी जो है इसकी आलोचना करते हैं, और वो अपनी पुस्तक द पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ पजेसिव इंडिविजुअलिज्म में कहते हैं कि होब्स को स्वत्वमूलक व्यक्तिवाद का दार्शनिक कहा है। उनका तर्क था कि होब्स का मानव स्वभाव असल में 17वीं शताब्दी के पूंजीवादी बाजार के स्वार्थी मनुष्यों का प्रतिबिंब।
फिर एक व्यक्ति माइकल ओकेशॉट, वो कहते हैं हॉब्स की तारीफ करते हैं, वो कहते हैं लेवियाथन अंग्रेजी भाषा में लिखे गए राजनीतिक दर्शन का सबसे महान और शायद एकमात्र उत्कृष्टतम ग्रंथ है। तो लेवियाथन की तारीफ करते हुए माइकल ओकेशॉट। टी.एच. ग्रीन कहते हैं हॉब्स की आलोचना करते हुए, इच्छा ना कि शक्ति राज्य की वास्तविक आधार है। माने शक्ति से राज्य नहीं चलता, इच्छा से, जनता की इच्छा से राज्य चलता है। हॉब्स का राज्य केवल डर और डंडे के बल पर टिका है जो स्थायी नहीं हो सकता। फिर एक लॉर्ड क्लेरेंडेन, ये कहते हैं हॉब्स का जो है समकालीन आलोचक, जिन्होंने कहा है कि लेवियाथन एक ऐसी हानिकारक पुस्तक है जिसके तुरंत आग के हवाले कर देना चाहिए, क्योंकि ये राजद्रोह अधर्म फैलाती है। ठीक, तो ये हमारे हॉब्स वाला टॉपिक जो था वो कंप्लीट हुआ। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन आंसर जो पूछे गए हैं पीवाईक्यूज सभी एग्जाम्स में, वो आपको प्रैक्टिस के लिए देता हूं, तो आप अंदाजा भी लगाइए कंटेंट कैसा है ना। पहला, हॉब्स के अनुसार प्रकृति की अवस्था या प्राकृतिक अवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? माने जो प्राकृतिक अवस्था थी उसमें क्या विशेषता थी? ऑप्शन है निरंतर शांति व सहयोग, सभी का सभी के विरुद्ध युद्ध, नैतिक रूप से परिपूर्ण समाज, या राजा की दैवीय शक्ति। बताइए भाई क्या आंसर होना चाहिए? इसका आंसर रहेगा बी, सभी का सभी के विरुद्ध युद्ध, माने आपस में लोग लड़ते रहते थे नेचुरल स्टेज में। ठीक है, ये उन्होंने लेवियाथन पुस्तक में बताया। अगला प्रश्न देखिएगा, हॉब्स के सामाजिक समझौते के तहत संप्रभु किसके प्रति उत्तरदायी है? तो हॉब्स का जो सामाजिक समझौते का सिद्धांत है, इसके अनुसार हॉब्स ने बताया यहाँ पर कि जो संप्रभु है माने लेवियाथन किसके प्रति उत्तरदायी? केवल जनता के प्रति, संसद के प्रति, या वह समझौते का हिस्सा नहीं है, सिर्फ किसी के प्रति बाध्य नहीं है, या केवल चर्च के प्रति? याद करो, हॉब्स संप्रभु सर्वोच्च मान रहे थे, तो वो कहते थे कि वो समझौते का हिस्सा नहीं है और वो किसी के प्रति बाध्य नहीं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक थॉमस हॉब्स द्वारा नहीं लिखाई गई? तो आपको कुछ पुस्तकें दी गई है, बताइए कौन सी हॉब्स की नहीं है? लेवियाथन, डी सीवे, डी कॉर्पोरे, या टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट? बताओ। आंसर रहेगा इसका डी, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। ये हॉब्स ने नहीं लिखी है, जॉन लॉक की पुस्तक, ये जॉन लॉक की पुस्तक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, थॉमस हॉब्स ने अपने राजनीतिक दर्शन का निर्माण मुख्य रूप से किस आधार पर किया था? ऑन व्हाट बेसिस डिड थॉमस हॉब्स प्राइमरली कंस्ट्रक्ट हिज पॉलिटिकली फिलोसफी? बताइए। प्राकृतिक विज्ञान के सिद्धांत, धर्मशास्त्र और देवीय सिद्धांत, ऐतिहासिक अनुभववाद, या अरस्तु का राजनीतिक दर्शन? मैंने अपने राजनीतिक दर्शन का निर्माण मुख्य रूप से किस आधार पर किया? इसका आंसर रहेगा ए, प्राकृतिक विज्ञान के सिद्धांत। अगला, हॉब्स के सामाजिक समझौते में लोग अपने अधिकारों को संप्रभु को क्यों सौंपते हैं? तो लोग अपने अधिकार संप्रभु को क्यों सौंपते हैं, ये आपको बताना है। आर्थिक लाभ और व्यापार बढ़ाने के लिए, लोकतंत्र की स्थापना के लिए, अपनी सुरक्षा और जीवन के संरक्षण के लिए, या धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए? तो इसका आंसर आएगा अपनी सुरक्षा और जीवन के संरक्षण। ठीक है, चलिए ये आज का सेशन या टॉपिक जो था वो कंप्लीट हुआ। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट में। आई होप आपको वीडियोस पसंद आया होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और आप लोगों को जानकारी है ही कि ऑल एग्जाम प्लेस पर जो है नेट, सेट या एपी की क्लासेस करें, यूपी एपी की बात कर ले, या अदर असिस्टेंट प्रोफेसर की, अदर स्टेट के असिस्टेंट प्रोफेसर की नेट सेट इसकी क्लासेस शुरू हो चुकी है, जिसकी कोर्स की प्राइस अभी जो है वो 2000 रुपये प्लस जीएस। तो जो बच्चा मेरे साथ जुड़कर नेट सेट और एपी की तैयारी करना चाहता है पॉलिटिकल साइंस की मेरे साथ, वो इसको ज्वाइन कर सकता है। कोर्स की प्राइस मैंने आपको बता दिया है 2000 रुपये प्लस जीएस, तो आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपने सुझाव कमेंट्स के माध्यम से जरूर दीजिएगा, और कमेंट बता करके ये भी बताइएगा कंटेंट लेवल कैसा लगा आपको, वो भी आप बताइएगा, क्योंकि हमने लगभग सारी चीज़ें जो आपको पूछी जाती है वो सब कुछ कवर किया और एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।